इसके पहले वीडियोस में हिस्टोपैथोलॉजी में वहाँ तक की बात सारी बता चुके थे, स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से हिस्टोपैथोलॉजी के कब क्या करना है, टिश्यू का फिक्सेशन करना है, प्रिजर्वेशन है, डिकैल्सिफिकेशन है, ये सारे काम करने के बाद फाइनली अब माइक्रोटोम हो गया, सेक्शन कटिंग हो गया, अब स्लाइड पे आपको टिश्यू मिल गया है, तो अब उसको क्या करना होता है, स्टेनिंग करना होता है ताकि उसमें कलर कंट्रास्ट आ जाए, ताकि आपको माइक्रोस्कोप पे वो दिखाई दे सके। क्योंकि अपना कोई कलर नहीं होगा, माइक्रोस्कोप पे देखिएगा तो वो दिखाई नहीं देगा जब तक उसको हम कलर नहीं करेंगे। तो कलर करना या डाई करना वही आपका स्टेनिंग होता है। तो स्टेनिंग जो किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी में, वो मोस्टली जो है कॉमनली जो हेमाटोक्सिलिन नियोसिन से ही किया जाता है। तो आपको आज बताने जा रहे हैं कि हेमाटोक्सिलिन नियोसिन क्या है, स्टेनिंग और उस कैसे करते हैं, उसका मेथड। तो सबसे पहले तो यही आ जाता है कि सेक्शन को सबसे पहले जो प्रिपेयर किया जाता है, टिश्यू का जो प्रिपरेशन किया जाता है, स्लाइड पे ले लिया जाता है, वो कलरलेस रहता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पाते हैं, टिश्यू के सेक्शन को, कंपोनेंट्स को हम देख नहीं पाएंगे कलरलेस होने की वजह से। इसीलिए उसको डाई करना ज़रूरी है ताकि उसके कंपोनेंट्स हमको आसानी से दिखाई देने लगे। तो इसीलिए हम ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्टेन यूज़ करते हैं HNE, जिसको शॉर्ट पे बोला जाता है हेमाटोक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन। ये इसमें ये जो स्टेन्स यूज़ होते हैं ये हो गए, ये मेयर्स हेमाटोक्सिलिन एक यूज़ होता है, हैरिस हेमाटोक्सिलिन हो गया, और ये इयोसिन सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से कंटेनर में रख करके उसमें ही डुबा करके स्लाइड को छोड़ा जाता है, तो स्टेन हो जाता है, कलर हो जाता है। अब सबसे पहले हेमाटोक्सिलिन के बारे में थोड़ी सी बातें बताई हुई हैं कि सबसे पहला बात है कि हेमाटोक्सिलिन वो जो बनता है वो कैसे बनता है। तो बार्क ऑफ द हेमाटोक्सिलिन कैम्पिकम केनम नाम के एक ट्री के बार्क से बनता है ये हेमाटोक्सिलिन, और इसको इसीलिए ब्लडवुड ट्री बोला जाता है क्योंकि उसमें से जब बनाया जाता है तो इतना डार्क कलर का स्टेन मिलता है कि ब्लडवुड ट्री उसको बोला जाता है। सबसे पहले बोल रहा है कि फ्रेशली लॉग ट्री को चिप्ड ऑफ किया जाता है, मतलब उसके बार्क को, फ्रेश बार्क को उसको वहाँ से निकाल लिया जाता है और उसको फिर छोटे छोटे टुकड़े में काट करके उसको बॉईल किया जाता है। बॉईल जब किया जाता है तो ऑरेंज कलर का जो है वो सॉल्यूशन बनता है, फिर वो येलो कलर का टर्न हो जाता है और लास्टली वो ठंडा होने पे बिल्कुल डार्क कलर का, ब्लैक कलर का हो जाता है। और वाटर जब उसमें से एवापोरेट कर जाता है और प्यूरीफाई हो जाता है तो सिर्फ प्योर हेमाटोक्सिलिन स्टेन बच जाता है। इसके बाद बताया है कि सॉल्यूशन ऑफ डाई शुड बी ऑक्सीडाइज टू रिटेन स्टेनिंग एबिलिटी लॉन्गर, मतलब उसको थोड़ा सा ऑक्सीडाइज कर लिया जाता है, मतलब थोड़ा ऑक्सीजन वो गेन कर लेता है, तो उसकी जो स्टेन करने की, कलर करने की एबिलिटी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें बोल रहे हैं कि ऑक्सीडाइज करने के लिए इसको आपको नेचुरल लाइट में 3 से 4 मंथ के लिए छोड़ देना होगा, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। केमिकल ऑक्सीडेशन को बोल रहा है कि अचीव किया जाता है और भी तरीके से, जैसे सोडियम आयोडेट और मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी अगर उसमें डाल दिया जाए तो भी वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। हेमाटोक्सिलिन के बारे में बोल रहा है कि ये इज़ अ नाइदर अ डाई और नॉट अ, इट इज़ अ कलरिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि फॉर न्यूक्लियर स्टेनिंग इट इज़ नेसेसरी टू ऑक्सीडाइज द हेमाटोक्सिलिन टू हेमेटीन, मतलब बोल रहा है कि हेमाटोक्सिलिन खुद से डाई नहीं कर सकता जब तक आप उसको ऑक्सीडाइज नहीं कीजिएगा। ऑक्सीडाइज कर लेने के बाद वो हेमाटोक्सिलिन से हेमेटीन जब बन जाता है, विच इज़ अ वीक आयनिक पर्पल कलर का डाई बन जाता है, तब उसमें एबिलिटी आ जाती है कि वो क्या कर पाता है, डाई कर पाता है। और अनायनिक हेमेटीन विल हैव नो एफिनिटी फॉर द न्यूक्लिक एसिड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के न्यूक्लिक एसिड को ये कलर नहीं करता है, बाकी सेल के कंपोनेंट्स को ये करता है स्टेन। और इसके अलावा बोल रहा है कि इनसा मेटेलिक सॉल्ट और मॉर्डेंट अगर इसके साथ हम कंबाइन कर देंगे तब ये बन जाता है पॉजिटिव चार्ज वाला डाई, और इसमें मेटल का एक्शन आ जाता है, तब ये बोल रहा है कि कटायनिक मेटल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और फिर ये बोल रहा है कि एनाइक न्यूक्लियर क्रोमेटिन से अब ये क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, मतलब जब तक वो अनायनिक रहेगा तब तक बाकी सारे कंपोनेंट को डाई करेगा लेकिन न्यूक्लिक एसिड को नहीं करेगा। लेकिन जब बोल रहा है कि इसमें एक मॉर्डेंट मिला दिया जाएगा या फिर मेटेलिक सॉल्ट मिला दिया जाएगा तब ये कैसा बन जाता है, तो कटायनिक डाई बन जाता है। और जब कटायनिक डाई बन जाता है तब ये न्यूक्लियस से फिर बाइंड कर सकता है, तब ये न्यूक्लियस को, न्यूक्लियर क्रोमेटिन को भी स्टेन कर देगा।
मॉडर्न कहने का मतलब ऐसे होता है वैसा कोई भी केमिकल जो स्टेन का ये प्रॉपर्टी बढ़ा देता है कि बाइंड करने के बाद वो स्टे करे, रह जाए, धुले नहीं, तो उस वैसे केमिकल को मॉडर्न कहा जाता है। इसके यहाँ पे बात बताया हुआ है कि मॉडर्न बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है अमोनियम और पोटेशियम एलम है, फेरिक सॉल्ट है, क्रोम एलम है, फॉस्फोटंगस्टिन एसिड है, ये सारे एज अ मॉडर्न यूज़ किए जाते हैं। ये सारे मॉडर्न को डाइज में स्टेन में ही मिलाया जाता है और स्टेन की प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है। और उसके बाद है कि द टिश्यू कंपोनेंट मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड इज न्यूक्लियर क्रोमेटिन। सबसे अच्छे से जो है इससे फिर क्रोमेटिन जो होता है न्यूक्लियस का वही दिख पाता है जब इसमें मॉडर्न मिला दिया जाता है। स्टेनिंग मेथड जब किया जाता है, मतलब HND स्टेन का मेथड अभी बताएंगे कि कैसे किया जाता है, तब आपको उसमें न्यूक्लियस बहुत अच्छा सा दिखाई दे पाता है। यहाँ पे एक बात बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ हेमाटोक्सिलिन एंड मॉडर्न को बोला जाता है हेमाटोक्सिलिन लेक। हेमाटोक्सिलिन है सिर्फ, अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड को नहीं स्टेन कर पा रहे, लेकिन मॉडर्न मिला दिया तो अब स्टेन कर पा रहा है, तो मॉडर्न मिला देते हैं उसको, तब उसको हम हेमाटोक्सिलिन लेक बोलते हैं। उसके बाद बोला वह है एल्युमिनियम लेक। एल्युमिनियम लेक के बारे में बताया हुआ है कि इसमें अमोनियम एलम को अगर मिला दिया जाएगा तब भी न्यूक्लियस का जो प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियस को स्टेन करने का जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाता है। तो अब अगर हम अमोनियम एलम इसमें मिला देंगे एज अ मॉडर्न, तब इसको इस हेमाटोक्सिलिन को एलम हेमाटोक्सिलिन बोलेंगे। और प्रॉपर्टीज़ बताया हुआ है हेमाटोक्सिलिन का, तो हेमाटोक्सिलिन के बारे में बोल रहा है कि अकेले इसकी कोई स्टेनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसमें जब मॉडर्न मिलाया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, तब ये कलर करने की एबिलिटी इसमें आती है। वही बात यहाँ पे बताया हुआ है कि हेमेटिन जब मॉडर्न के साथ, जैसे कि अमोनियम है, पोटेशियम एलम है, ये सब मॉडर्न है, तो जब इसमें मॉडर्न मिला दिया जाता है तब ये कटायनिक डाई बन जाता है और तब ये अनायनिक टिश्यू वाला जितना भी पार्ट होता है, जैसे न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस अनायनिक होता है, तो जब कटायनिक डाई बन गया तब आसानी से अनायनिक टिश्यू के कंपोनेंट को वो क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। हेमेटिन के बारे में बोल रहे हैं कि एक्वा सोल्यूशन कैन बी एसिडिक और अल्कलाइन डाई डिपेंडिंग ऑन द पीएच। अगर पीएच ज़्यादा है, कम है, उसके बेसिस पे एसिडिक और अल्कलाइन ये हो सकता है। हेमेटिन हैज़ एफिनिटी फॉर सेवरल टिश्यू एंड विद एन अप्रोप्रिएट मॉडर्न। उसकी एफिनिटी, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाई जाती है कोई भी अप्रोप्रिएट मॉडर्न मिला करके। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ स्टेनिंग बताया हुआ है। 2 तरह के स्टेनिंग होते हैं, एक प्रोग्रेसिव और एक रिग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव किसको बोला हुआ है कि व्हेन टिश्यू इज़ लेफ्ट इन द स्टेन जस्ट लॉन्ग इनफ टू रीच द प्रॉपर एंड पॉइंट, जब तक इन पॉइंट तक पहुंच नहीं जाए, मतलब कलर नहीं हो जाए जब तक, तब तक के लिए स्टेन में टिश्यू को डुबा करके छोड़ दिया जाता है और कुछ इंटरवल के बाद उसमें देखा जाता है कि वो स्टेन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हो गई आपकी प्रोग्रेसिव स्टेनिंग। और रिग्रेसिव स्टेनिंग कहने का मतलब होता है कि जब टिश्यू ओवर स्टेन हो जाता है तो उसको डी स्टेन किया जाता है, मतलब वापस से अल्कोहल वगैरह से उसको, एसिड अल्कोहल से उसको वॉश करके उस जो एक ओवर स्टेन हो जाता है उसको डी स्टेन किया जाता है, कम किया जाता है, डाई उसका रिमूव किया जाता है, कम किया जाता है, तब उसको बोलते हैं रिग्रेसिव। मतलब जब स्टेन कर रहे हैं तो वो प्रोग्रेसिव, और ज़्यादा स्टेन हो गया और स्टेन को धो रहे हैं तो वो रिग्रेसिव। और इसी चीज़ को रिग्रेसिव स्टेनिंग को ही डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। रिमूव करना, एक्सेस स्टेन को रिमूव करना, ये रिग्रेसिव स्टेनिंग या फिर डिफरेंशिएशन भी कहलाता है। हेमाटोक्सिलिन एलम जो है वो रेडिश कलर का दिखाता है टिश्यू, बिकॉज ऑफ एसिडिक पीएच होता है, इसलिए रेडिश कलर का रहेगा। और टू कन्वर्ट दिस कलर टू फाइनल ब्लू कलर में, इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको अल्कलाइन पीएच जो है वो देना होता है। और जब उसको ब्लू करने के लिए उसको अल्कलाइन बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को ब्लूइंग कहा जाता है। और इट इज़ डन आइदर बाय टैप वाटर से भी किया जा सकता है या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी किया जा सकता है। अब हेमाटोक्सिलिन के बारे में बताया हुआ है कि 2 हेमाटोक्सिलिन है, एक हैरिस हेमाटोक्सिलिन है और एक मेयर्स हेमाटोक्सिलिन है। तो ये हैरिस में कौन कौन से चीज़ें कंपोनेंट मिलाएंगे तब ये बनेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं हमको क्या क्या चाहिए और कितना कितना चाहिए हैरिस हेमाटोक्सिलिन बनाने के लिए। और मेथड क्या दिया हुआ है कि
क्या करना है कि हेमाटॉक्सिलिन मिलाना है एब्सोल्यूट अल्कोहल में और अमोनियम एलम इन हॉट वाटर में और मिक्स कर देना है दोनों को अच्छे से जब तक सॉल्यूशन को, और थोड़ा सा हीट करना है, बॉईल करना है। उसके बाद रिमूव कर लेंगे फ्लेम को, मतलब हटा लेंगे, बंद कर देंगे आग को, और फिर उसमें ऐड कर देंगे मरकरिक ऑक्साइड और फिर उसको ठंडा होने छोड़ देंगे। फिर उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे और ताकि उस बट लाइफ ऑफ द सॉल्यूशन इज़ रिड्यूस। लेकिन यही बोल रहा है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम मिलाएंगे अगर उसमें तो न्यूक्लियस को स्टेन करने की एबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, लेकिन स्टेन का जो लाइफ होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। हेंस इफ एसिटिक एसिड इज़ एडेड शुड बी एडेड इन द वर्किंग सॉल्यूशन। इसलिए अगर हमको एसिटिक एसिड मिलाना है तो हमेशा वर्किंग सॉल्यूशन में ही मिलाना होता है, स्टॉक सॉल्यूशन में नहीं मिलाना होता है। उसके बाद आ जाते हैं मेयर्स हेमाटॉक्सिलिन में। मेयर्स हेमाटॉक्सिलिन बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको भी बनाने का वही तरीका है कि डिस्टिल वाटर में पहले उसको मिला देंगे अच्छे से, उसमें एलम उसके बाद पहले उसको हीट करेंगे, फिर उसमें एलम मिलाएंगे, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा तो फिर देन सोडियम आयोडेट है, साइट्रिक एसिड है, क्लोरल हाइड्रेट है, ये सब भी धीरे धीरे ऐड कर देंगे तो बन जाएगा मेरे पास मेयर्स हेमाटॉक्सिलिन। तो हेरिस हेमाटॉक्सिलिन कैसे बनेगा, मेयर्स हेमाटॉक्सिलिन कैसे बनेगा, वो बात हो गई। अब आ जाते हैं हम ईओसिन पे। तो ईओसिन के बारे में बताया हुआ कि ईओसिन एज अ ज़्यादातर काउंटर स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका कलर जो है वो रोज़ कलर का होता है। ये साइटोप्लाज्म को कलर करता है रोज़ कलर का। तो ईओसिन काउंटर स्टेन कहने का मतलब ये होता है कि एक बार अगर किसी टिश्यू को स्टेन किया और फिर उसको कुछ के मतलब जैसे सेल का कंपोनेंट सब डाई हो गया लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं डाई हुआ, तो दोबारा उसको स्टेन करते हैं ताकि साइटोप्लाज्म भी डाई हो जाए। तो दोबारा जो स्टेन किया जाता है ना कुछ और मॉलिक्यूल्स को, कुछ और कंपोनेंट को डाई करने के लिए, तो उसको बोला जाता है काउंटर स्टेन करना। तो ईओसिन को भी एज अ काउंटर स्टेन यूज़ किया जाता है। और ज़्यादातर जो ईओसिन यूज़ होता है वो ईओसिन वाई होता है, जो कि येलोइश कलर का होता है, इसीलिए इसका नाम ईओसिन वाई दे दिया जाता है। और इसके बाद है कि ईओसिन को कैसे बनाएंगे, तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, जो उसको मिला करके हम ईओसिन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसके लिए भी दिया हुआ है कि डिज़ोल्व करना है पहले वाटर में ईओसिन को, फिर उसमें 95% अल्कोहल मिलाना है और 1 पार्ट ऑफ ईओसिन सॉल्यूशन विथ 4 पार्ट ऑफ अल्कोहल, यानी कि 1/4 हमको अगर मिलाना होगा ईओसिन और उसका 4 गुना मिलाना होगा अल्कोहल। तो इस तरह से 1:4 के रेशियो में मिलाते हैं हम ईओसिन और अल्कोहल। फाइनल जो मिक्सचर रहेगा उसमें कुछ ड्रॉप एसिटिक एसिड के मिला देंगे हम, ताकि उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो एफिनिटी है, उसकी जो उसका जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज़ कर जाए स्टेन करने का। और जब यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा तो स्टेन शुड बी क्लाउडी होगा थोड़ा, और अगर क्लियर हुआ तो उसमें थोड़ा सा और एसिडिक एसिड मिलाइएगा ताकि वो क्लाउडी हो जाए। जब क्लाउडी हो जाता है तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ईओसिन प्रिपेयर हो गया है। अब मेरे पास ईओसिन भी है और मेरे पास हेमाटॉक्सिलिन भी है, तो हम स्टेन कैसे करेंगे उसके बारे में बता देते हैं। तो स्टेन कैसे करेंगे टिश्यू को, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, डीपैराफिनाइज किया जाता है सेक्शन को इन ज़ाइलिन। डीपैराफिनाइज करने का मतलब पैराफिन हटाना, क्योंकि जब हम माइक्रोटोमी किया था, सेक्शन कटिंग किया था, तो स्लाइड पे जो मेरे पास सेक्शन था, टिश्यू था, वो पैराफिन यानी कि वैक्स के साथ ही रहता है, सेक्शन कटता है तो पहले हमको क्या करना होता है कि उस पर जो वैक्स है उसको हटाना होता है, डीपैराफिनाइज कर लेना होता है सेक्शन को। किस में करेंगे, तो ज़ाइलिन में 10 से 20 मिनट रखेंगे तो वो उस पर से सारा वैक्स हट जाएगा। फिर इसको रिहाइड्रेट करेंगे, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल उसमें लाना, तो वो 100% अल्कोहल में पहले डाल देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, फिर 95% अल्कोहल में डाल देंगे उसको 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर उसको टैप वाटर से रिंस करेंगे, फिर डिस्टिल वाटर से रिंस करेंगे, तो ये हो जाएगा रिहाइड्रेट। अब इसको क्या करेंगे, स्टेन करेंगे हेमाटॉक्सिलिन में 3 से 5 मिनट के लिए, फिर इसको वॉश कर देंगे वाटर से। फिर इसको बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि उस पर जो भी एक्स्ट्रा जो स्टेन हो जाएगा उसको हटा देंगे HCl में अल्कोहल मिला करके, और उसको 1-2 डिप उसमें डालेंगे और चेक कर लेंगे माइक्रोस्कोप पे कि सही से डिफ्रेंशिएशन हुआ है कि नहीं, ओवर स्टेनिंग जो हो गया वो हटा है कि नहीं। और फिर टैप वाटर में उसको वॉश कर लेंगे,
फिर स्टेन करेंगे अब उसको ईओसिन में 1 से 4 मिनट के लिए, फिर डिहाइड्रेट करेंगे, डिहाइड्रेट या डिफरेंशिएट करेंगे जो कि 95% अल्कोहल में पहले 5 से 6 डिप डालेंगे, फिर 100% अल्कोहल में 5 से 6 डिप करेंगे, फिर उसको फाइनली हम क्लियर कर लेंगे ज़ाइलीन में 2 बार डाल करके, फिर उसको माउंट कर देंगे। डीपीएक्स से माउंट करने का मतलब हो जाता है ना, जैसे ऐसे स्लाइड है, स्लाइड पे टिश्यू है, एक छोटा सा डब्बा शीशी रहता है, उस पर डीपीएक्स लिखा रहता है, बिल्कुल वो गम जैसा होता है, गोंद जो चिपकाने वाला होता है, उसको एक ड्रॉप इस टिश्यू के ऊपर डालेंगे और ऊपर से कवर स्लिप लगा देते हैं। तो ये आपका हो जाता है माउंट करना। तो माउंट जब हो गया उसको थोड़ा सा ड्राई होने दे देंगे, ड्राई हो जाएगा तब उसको माइक्रोस्कोप पे हम देखते हैं। तो इस तरह से स्टेन कर सकते हैं। ये वाला जो है वो हेमाटोक्सिलीन है इसमें कंटेनर में, और स्टैंड की मदद से इसमें स्लाइड्स डाल दिया है, जितना देर रखना है उतना देर रखेंगे, फिर निकालेंगे तो इस तरह स्टेन हो जाता है। ये माउंट भी किया हुआ है, कवर स्लिप भी लगाया हुआ है डीपीएक्स के साथ। इसके बाद इसको हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो चीज़ें दिखाई देंगी, थोड़ा सा नोट से इसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।